नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें ये सिखाती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर मन में सच्ची लगन हो तो इंसान किसी भी उम्र में नया सफर शुरू कर सकता है। चलो शुरू करते हैं तुम्हारी कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 1, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, जिसे लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। ये कहानी उस समय की है जब मैं लगभग 12 साल की एक छोटी सी लड़की थी। उन दिनों मैं उत्तर कर्नाटक के एक छोटे से गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। उस समय आज की तरह सुविधाएं नहीं थी। आवागमन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जो सुबह के अखबार होते थे वे हमें दोपहर तक जाकर मिलते थे, और जो साप्ताहिक पत्रिका आती थी वो भी अक्सर एक दिन देर से पहुंचती थी। हम सब हर दिन बड़ी उत्सुकता से उस बस का इंतजार करते थे जो हमारे गांव में अखबार, साप्ताहिक पत्रिकाएं और डाक लेकर आती थी। जैसे ही बस आती, पूरे घर में एक अलग ही उत्साह भर जाता था। उन दिनों कन्नड़ भाषा की एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका थी, त्रिवेणी। वह एक अद्भुत लेखिका थी। उनकी लेखन शैली इतनी सरल और प्रभावशाली होती थी कि जो भी उनकी कहानी पढ़ता वह उसमें पूरी तरह डूब जाता। उनकी कहानियां आम लोगों के जीवन में आने वाली जटिल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं पर आधारित होती थी, और यही कारण था कि उनकी कहानियां हमेशा बहुत रोचक और गहरी होती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कन्नड़ साहित्य के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था कि त्रिवेणी की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई। फिर भी 40 साल बाद भी लोग उनके उपन्यासों को उतने ही प्रेम से पढ़ते और सराहते हैं। उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था, काशी यात्रा। उस समय ये उपन्यास कन्नड़ की साप्ताहिक पत्रिका कर्मवीरा में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहा था। ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की थी जिसकी सबसे बड़ी इच्छा थी काशी या वाराणसी जाने की। अधिकतर हिंदू मानते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। वो बुजुर्ग महिला भी इसी विश्वास को अपने दिल में संजोए हुए थी, और उस उपन्यास में काशी जाने के लिए उसके संघर्ष को बहुत भावुक तरीके से दिखाया गया था। उस कहानी में एक और पात्र था, एक अनाथ लड़की जो किसी से प्रेम कर बैठती है, लेकिन उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं होते, और कहानी के अंत में वह बुजुर्ग महिला एक ऐसा निर्णय लेती है जो सबको भावुक कर देता है। वह काशी जाने का अपना सपना छोड़ देती है और अपनी सारी जमा पूंजी उस अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है। वो कहती है, इस अनाथ लड़की की खुशी काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी दादी का नाम कृष्ण टक्का था। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। हर बुधवार को जब पत्रिका आती तो मैं उनके पास बैठकर काशी यात्रा की अगली कड़ी उन्हें पढ़कर सुनाती थी। उस समय दादी अपने सारे काम भूल जाती थी। वो पूरी एकाग्रता से कहानी सुनती थी, जैसे दुनिया में उस समय उनके लिए सबसे जरूरी चीज वही कहानी हो। कभी कभी तो वो पूरी कहानी लगभग याद भी कर लेती थी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी, इसलिए वो उस कहानी की बुजुर्ग महिला से खुद को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती थी। सच कहूँ तो पूरे घर में अगर कोई सबसे ज्यादा उत्सुक रहता था कि कहानी में आगे क्या होगा, तो वो मेरी दादी ही थी। वो हमेशा मुझसे आग्रह करती कि जैसे ही पत्रिका आए मैं उन्हें कहानी जरूर पढ़कर सुनाऊं। कहानी सुनने के बाद वो मंदिर के आंगन में अपनी सहेलियों के पास जाती थी, जहां हम बच्चे भी लुका छिपी खेलते थे। वहीं बैठकर वो अपनी सहेलियों के साथ उस दिन की कहानी पर चर्चा करती थी। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि एक कहानी को लेकर इतनी गंभीर चर्चा क्यों होती है। एक बार मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ पड़ोस के गांव में एक शादी में गई। उन दिनों शादी एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ करती थी। हम बच्चों के लिए तो वो मानो एक उत्सव जैसा होता था। हम मन भरकर खाते, खेलते और पूरी आज़ादी का आनंद लेते, क्योंकि बड़े लोग शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त होते थे कि उन्हें हमारी तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता था। मैं वहाँ 2-3 दिन के लिए गई थी, लेकिन मजे मजे में पूरा एक हफ्ता वहीं रुक गई। जब मैं वापस अपने गांव लौटी तो मैंने देखा कि मेरी दादी रो रही थी। मैं हैरान रह गई।
क्योंकि मैंने उन्हें कभी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी रोते नहीं देखा था। मैंने घबराकर पूछा, अव्वा, सब ठीक है ना? आप ठीक है? उन्होंने सिर हिलाकर हाँ तो कहा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैं उन्हें अव्वा कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब उत्तर कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में माँ होता है। उस रात हम सब रात का खाना खाने के बाद घर की खुली छत पर सो रहे थे। गर्मियों की रात थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। तभी अव्वा धीरे धीरे चलकर मेरे पास आईं और मेरे बगल में बैठ गईं। उन्होंने प्यार से मेरे माथे को छुआ। मैंने पूछा, अव्वा, क्या बात है? उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ का देहांत हो गया था। मेरी देखभाल करने वाला या मुझे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिता बहुत व्यस्त रहते थे और कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उन दिनों लोग यह नहीं मानते थे कि लड़कियों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं जा सकी। बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे हुए और मैं घर परिवार में व्यस्त हो गई। फिर समय बीता और मेरे पोते पोती हुए। मुझे तुम सब के लिए खाना बनाकर खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन कभी कभी मुझे यह अफसोस भी होता था कि मैं स्कूल नहीं जा पाई। इसीलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरे बच्चे और मेरे पोते पोती अच्छी तरह पढ़ाई करें। मैं समझ नहीं पा रही थी कि 62 साल की मेरी दादी आधी रात को एक 12 साल की बच्ची को अपनी जिंदगी की कहानी क्यों सुना रही थी। लेकिन एक बात मुझे पता थी, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। जरूर कोई वजह होगी कि वो मुझसे ये सब कह रही है। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो एक बहुत सुंदर महिला थी जो लगभग हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लेकिन उस रात उनके चेहरे पर जो चिंता थी वो आज भी मुझे याद है। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, अव्वा, मत रोइए, क्या बात है? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब तुम गांव से बाहर गई हुई थी तब कर्मवीरा पत्रिका आई। मैंने पत्रिका खोली, काशी यात्रा की तस्वीर देखी, लेकिन उसमें लिखा हुआ एक भी शब्द मैं समझ नहीं पाई। मैंने कई बार उन पन्नों पर हाथ फेरा, जैसे शायद ऐसा करने से मैं शब्दों को समझ पाऊं, लेकिन मुझे पता था यह संभव नहीं है। हाँ, काश मैं पढ़ी लिखी होती। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, मैं तुम्हारे लौटने का बेसब्री से इंतजार करती रही। मुझे लगा तुम जल्दी आओगी और मुझे कहानी पढ़कर सुनाओगी। मैंने तो यह भी सोचा कि मैं खुद उस गांव चली जाऊं जहां तुम गई थी, ताकि तुम मुझे कहानी पढ़कर सुना सको। मैं इस गांव में किसी और से भी पढ़वा सकती थी, लेकिन मुझे बहुत शर्म आती थी। उस समय मुझे लगा कि मैं कितनी निर्भर और असहाय हूँ। हमारे पास पैसे तो हैं, लेकिन अगर मैं खुद पढ़ नहीं सकती तो ऐसे पैसे का क्या फायदा। मैं चुप थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने फैसला कर लिया है, कल से मैं कन्नड़ की वर्णमाला सीखना शुरू करूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। दसरा के दौरान आने वाले सरस्वती पूजा के दिन तक मुझे इतना सीख लेना है कि मैं खुद एक उपन्यास पढ़ सकूं। मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ। उनके चेहरे पर अटूट संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। मैं तो उस समय एक बच्ची थी। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, अव्वा, 62 साल की उम्र में आप अक्षर सीखेंगी? आपके सारे बाल सफेद हो गए हैं, हाथों में झुर्रियां हैं, आप चश्मा पहनती हैं और आपको रसोई में इतना काम भी करना पड़ता है। मैंने बचपने में उनका मजाक उड़ा दिया, लेकिन अव्वा बस मुस्कुरा दी और बोली, अगर उद्देश्य अच्छा हो और इंसान दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगले ही दिन से मेरी ट्यूशन शुरू हो गई और सच कहूँ तो
अव्वा एक अद्भुत छात्रा थी। वो बार बार पढ़ती, दोहराती, लिखती और जोर से बोलकर याद करती। मैं उनकी इकलौती अध्यापिका थी और वो मेरी पहली छात्रा। तब मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की अध्यापिका बनूंगी और सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाऊंगी। आखिरकार दसरा का त्योहार आ गया। तब तक काशी यात्रा एक उपन्यास के रूप में प्रकाशित हो चुकी थी। मैंने चुपके से वो किताब खरीद ली। सरस्वती पूजा के दिन अव्वा ने मुझे पूजा के स्थान पर बुलाया और एक छोटे से स्टूल पर बैठने को कहा। फिर उन्होंने मुझे एक सुंदर फ्रॉक उपहार में दी और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो झुककर मेरे पैर छूने लगी। मैं स्तब्ध रह गई। बड़े लोग कभी छोटों के पैर नहीं छूते। हम हमेशा भगवान, बड़ों और गुरुओं के पैर छूते हैं। ये सम्मान का प्रतीक है। लेकिन उस दिन सब कुछ उल्टा हो गया था। ये सही नहीं लग रहा था। तब अव्वा ने कहा, मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही, मैं एक शिक्षक के पैर छू रही हूँ। उस शिक्षक के जिसने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं इतने कम समय में आत्मविश्वास के साथ कोई भी उपन्यास पढ़ सकती हूँ। अब मैं स्वतंत्र हूँ और एक शिक्षक का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। क्या हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो? ये सुनकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने भी झुककर उनके पैर छुए और उन्हें एक उपहार दिया। उन्होंने उपहार खोला और तुरंत पढ़ लिया। काशी यात्रा, लेखिका त्रिवेली। उस क्षण मुझे समझ आ गया। मेरी छात्रा ने परीक्षा शानदार अंकों से पास कर ली थी।